नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिलॉसफी की क्लासेज में। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पेपर 2 पढ़ रहे थे। आज इस क्लास में हम जो शुरू करने वाले हैं वो पेपर 1 शुरू करने वाले हैं। पेपर 1 का जो नाम है वो है दर्शन का इतिहास एवं समस्याएं, हिस्ट्री एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। उसमें पाश्चात्य दर्शन है और भारतीय दर्शन है ना। मैंने सिलेबस पहले भी पोस्ट किया हुआ है, वो आपने देखा ही होगा, आपने खुद में भी पढ़ लिया होगा, आप इतने समझदार पहले से ही है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो पाश्चात्य दर्शन शुरू करने वाले हैं। और पाश्चात्य दर्शन में आपको पता है सबसे पहला ही जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है प्लेटो एंड अरिस्टोटल। आइडिया, सब्सटेंस, आकार, द्रव्य, पुद्गल, ये सब मतलब उनकी फिलॉसफी है कहने का मतलब। तो हम जो शुरू करने वाले हैं वो कहां से शुरू करेंगे? प्लेटो से शुरू करने वाले हैं। कहां से? प्लेटो। तो प्लेटो से हम जो है वो शुरू करेंगे पाश्चात्य दर्शन को। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाए हुए हैं, यानी कि एथिक्स के लिए बनाए हुए थे, लेकिन मैंने वो फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा डिटेल में बना दिए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो। जैसे कि पाश्चात्य दर्शन का जो क्रमिक विकास है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, पाश्चात्य दर्शन का विकास क्रम। उसमें मैंने बताया था कि पाश्चात्य दर्शन का जो विकास हुआ है वो 5 चरणों में बेसिकली हुआ। सबसे पहले ग्रीक दर्शन है, फिर उसके बाद अंधकार काल आ जाता है, फिर उसके बाद में जो शुरुआती जो है 16वीं सदी का जो दर्शन है वो आ जाता है, फिर 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी का दर्शन आ जाता है, और फिर अंत में समकालीन दर्शन आ जाता है। तो वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है। आप यदि चाहो तो मैंने सुकरात भी पढ़ाए हुए हैं और सोफिस्ट भी पढ़ाए हुए हैं। सुकरात के बाद में 2 परंपराएं चली, सेनेक और साइरेनाइक, वो भी पढ़ाए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप भले ही इनको मत देखो, पर पाश्चात्य दर्शन का विकास क्रम एक वीडियो उसको जरूर देख लेना। और एक और वीडियो है, जैसे सुकरात है, सुकरात को भी यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लोगे, बेहतर रहेगा, है ना। नहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बट यदि पढ़ लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। किससे? प्लेटो साहब से जो है वो हम क्लास शुरू करेंगे। और प्लेटो साहब से आप थोड़ा बहुत तो जो है वो परिचित होंगे ही, है ना। प्लेटो का दर्शन जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा विविधकारी है, बहुत ज्यादा बहुआयामी है। इसीलिए बहुत से लोग जो है वो इसको प्रकाश का स्तंभ मानते हैं, सत्य का स्तंभ मानते हैं। कुछ कहते हैं नहीं भाई, प्लेटो के दर्शन में ना तानाशाही के बीच छिपे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार प्लेटो ने क्या शानदार न्याय का सिद्धांत दिया, उसने समानता की बात कही। तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं उसने समानता की बात नहीं कही, उसने असमानता की बात जो कही गई है। तो बेसिकली उनके दर्शन को लेकर के सारी की सारी बात कही गई है। उनके दर्शन के बारे में जो एक सबसे बेहतरीन बात जो कही गई है वो कही गई है A.N. व्हाइटहेड के द्वारा। A.N. व्हाइटहेड साहब के द्वारा एक शानदार बात कही गई है। और क्या कही गई है कि जो पूरा का पूरा जो पश्चिम दर्शन है, पूरा जो पाश्चात्य दर्शन है, वो प्लेटो के दर्शन के फुटनोट्स की एक श्रृंखला है। प्लेटो के दर्शन का फुटनोट्स है। इस पे प्रश्न आया हुआ भी है, और इस पे अलग से हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो ये एक प्रमुख कथन है। ये कथन ही ये बताता है कि प्लेटो का दर्शन कितना गहरा है, कितना आवश्यक है, और क्यों प्लेटो के दर्शन से जो है वो प्रश्न जो है वो आते रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम सामान्य चीज सबसे पहले पढ़ेंगे, तो प्लेटो के बारे में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक तो उनका सामान्य जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जीवन परिचय, हालांकि ये किसी पेपर वगैरह में तो नहीं आता है, कहीं भी नहीं आता है, लेकिन जीवन परिचय बेसिकली क्या है कि एक व्यक्ति को समझने के लिए आवश्यक है। जब हम किसी व्यक्ति को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो प्लेटो के जीवन परिचय की बात कर लें, जन्म की बात कर लें, तो जन्म आपका हुआ 428 ईसा पूर्व में हुआ आपका जन्म। कुछ 27 मानते हैं, कुछ 28 मानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अंतर तो देखो हमेशा ही रहता ही है। और इनकी जो आयु थी वो 80 वर्ष की आपकी आयु थी। 80 वर्ष की आयु थी तो इनकी मृत्यु भी जो है वो जो है वो कब हुई साहब? 347 ईसा पूर्व में या 348 ईसा पूर्व में जो है वो आपकी मृत्यु हो गई। ठीक, ऐसा कहते हैं कि इनका जो वास्तविक जो नाम था, वास्तविक नाम आपका अरिस्टोक्लीज था। आपका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अरिस्टोक्लीज आपका वास्तविक नाम था। लेकिन इनका नाम प्लेटो पड़ गया। कहते हैं कि ये बहुत ही बलशाली थे, लंबे चौड़े थे, हट्टे कट्टे थे, विशाल कंधे थे इनके, और चूंकि इनके कंधे काफी विशाल थे, चौड़े थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? प्लेटो पड़ गया। परिवार की बात करें तो काफी कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे। अच्छे परिवार था इनके पिता का नाम, पिता अच्छे परिवार से थे। पिता का नाम था अरिस्टोन और मम्मी का नाम था पेरियक्टोन।
ठीक है, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रहे तो ठीक रहता है, नॉर्मल बात है, सामान्य जीवन परिचय है। शिक्षा हुई, सामान्य शिक्षा आपने प्राप्त की, संगीत की शिक्षा आपने प्राप्त की, आपने जो है वो गणित की शिक्षा जो है वो प्राप्त की, आपने जो है वो व्यायाम यानी कि कुश्ती की भी जो है वो शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में आप जो है वो नाटककार बनना चाहते थे। शुरुआत में आप क्या बनना चाहते थे? नाटककार बनना चाहते थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी मुलाकात किससे हो गई? सुकरात साहब से हो गई, सॉक्रेट्स से हो गई। सुकरात साहब से फिर जो है वो क्या हो गया, इनकी एक दिन जो है वो मुलाकात हो गई। कहते हैं ये सुकरात साहब के साथ 8 साल रहे, 8 वर्ष तक ये किसके पास साथ रहे? सुकरात साहब के पास में रहे। कहते हैं कि शायद ये 22 साल के युवा थे, तभी सुकरात से इनकी भेंट हो गई और 8 साल सुकरात के साथ में रहे। यानी कि जब 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात की मृत्यु हुई, सुकरात को विषपान करना पड़ा, सुकरात की मृत्यु हुई। और सुकरात की मृत्यु कैसे हुई थी? विषपान के द्वारा हो गई, उनको जहर पिला दिया गया था। ठीक, तो तब तक ये उनके साथ में ही थे। उस समय कहते हैं कि ये 29 वर्ष के थे। प्लेटो कितने वर्ष के थे? 29 वर्ष के थे प्लेटो। और सुकरात की जो मृत्यु हुई, सुकरात की मृत्यु एथेंस के लोगों के द्वारा ही हुई। एथेंस में उस समय लोकतंत्र चला करता था और लोकतंत्र ने ही किसकी जान ले ली? सुकरात की जान ले ली। इस विचार ने सुकरात के जो दार्शनिक विचार हैं उनको बहुत गहराई से प्रभावित किया। इस घटना ने सुकरात का भरोसा उठा दिया प्रजातंत्र से, लोकतंत्र से। उनको लगा कि यार प्रजातंत्र है ना, भीड़तंत्र होता है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र क्या, भीड़तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि यार सुकरात को मृत्युदंड दे दिया। सुकरात जैसे महान विचारक को मृत्युदंड दे दिया गया जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अपराध ही नहीं था। और कहते हैं कि इससे वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए, प्लेटो साहब इतने विचलित हो गए कि कहते हैं कि वो फिर वो यात्राओं पे निकल गए, भ्रमण पे निकल गए। जब वो भ्रमण पे निकले तो अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग जगहों पे गए तो वहां के अलग अलग प्रसिद्ध लोगों से मिले। जैसे कि यूक्लिड साहब से ये मिले। यूक्लिड की एक मैथ की प्रमेय आती है, आपने शायद नाम सुना ही होगा। तो यूक्लिड साहब से ये मिले और यूक्लिड साहब से जो मिले तो नैतिक चिंतन, इनका जो नैतिक चिंतन, जो सुकरात ने इनको जो नैतिक चिंतन दिया था उसको यूक्लिड से मिलकर के और गहराई प्राप्त हुई। फिर उसके बाद ये परमेनाइड्स से मिले। ये किससे भी मिले? परमेनाइड्स से मिले। और परमेनाइड्स के जो विचार थे वो तत्व मीमांसक विचार, जो परमेनाइड्स के तत्व मीमांसक विचारों को इन्होंने ग्रहण किया और इसने जो है वो परमेनाइड्स के विचारों ने इनको काफी गहराई से प्रभावित भी किया। फिर जब ये आगे चले तो आगे इनकी मुलाकात हुई क्रेटिलस से। क्रेटिलस बेसिकली हेराक्लाइटस के शिष्य थे। ये जो क्रेटिलस है किसके शिष्य थे? हेराक्लाइटस के। हेराक्लाइटस वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हेराक्लाइटस वो व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि एक नदी में जो है वो एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं किया जा सकता। सेम ऐसी बात भारत में गौतम बुद्ध साहब कहते थे। जो क्रेटिलस है वो हेराक्लाइटस के शिष्य हैं और वो हेराक्लाइटस से एक कदम आगे बढ़ के बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम एक नदी में एक बार भी स्नान नहीं कर सकते हैं क्योंकि नदी के कण लगातार चीजें हैं। तो बेसिकली इसने क्या कहा? परिवर्तन। लगातार हर चीज क्या कर रही है? बदल रही है। जबकि परमेनाइड्स के अनुसार जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है नहीं। ठीक, तो क्रेटिलस से इनकी मुलाकात हो गई और क्रेटिलस से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर जब ये आगे गए, कहते हैं सिसिली गए, इटली वगैरह ऐसी सब जगहों पर गए, फिर वहां पे ये पाइथागोरस दर्शन से मिले। पाइथागोरस आपको पता है ये भी बड़े गणितज्ञ थे और ये दार्शनिक भी थे। तो पाइथागोरस का जो दर्शन है उससे ये काफी प्रभावित हुए। फिर उससे वहां से उन्होंने गणितीय चिंतन सीखा और उनकी जो आध्यात्मिक विचारधारा है उनका भी इन पे काफी प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख लोग हैं जिनका प्लेटो पर प्रमुख तौर पर प्लेटो के दर्शन पर प्रभाव दिखाई देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेटो के दर्शन पर किन किन का प्रभाव है, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो इन लोगों का जो है वो प्रभाव उन पर दिखाई देता है। यदि हम प्लेटो की पुस्तकों की यदि हम बात करें, तो आपको पता ही है कि प्लेटो ने अपने जीवन में 50 से अधिक पुस्तकें लिखी और प्लेटो ने अपने नाम से कुछ नहीं लिखा। दुनिया में सबसे महान शिष्यों में यदि कभी किसी की गणना हो तो उनमें से एक है प्लेटो। प्लेटो ने अपने नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी। बेसिकली इन्होंने जो 50 पुस्तकें लिखी हैं, लगभग 50 के लगभग, ये सारी की सारी क्या है? डायलॉग्स हैं, संवाद है बेसिकली। और उन संवादों में 2 व्यक्ति हैं, एक है सुकरात
और दूसरा कोई अन्य व्यक्ति है। उन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, प्रश्नोत्तर हो रही है, तो उस शैली में इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं 50 के 50। और हर जगह सुकरात है, प्लेटो कहीं नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेटो के दर्शन में कितने सुकरात है और कितना प्लेटो है, यह पता करना थोड़ा मुश्किल बात हो जाती है। तो इतने ज्यादा कृतज्ञ थे ये अपने गुरु के प्रति। तो इनकी जो पुस्तकें हैं, डायलॉग्स हैं सारी की सारी, तो इनमें सबसे पहले नाम किसका आता है? रिपब्लिक का। रिपब्लिक का नाम जो है वो सबसे पहले आ जाता है। रिपब्लिक के बाद में क्या आ जाता है? रिपब्लिक के बाद में फिलिबस। फिलिबस जो है वो, रिपब्लिक जो है, यहीं पे इन्होंने अपना प्रसिद्ध न्याय का सिद्धांत दिया। दार्शनिक राजा की जो अवधारणा दी, तो वो भी इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में ही दी? रिपब्लिक में ही जो है जो इन्होंने दी थी। इसके बाद में एपोलॉजी इनकी एक अच्छी पुस्तक है, ठीक है। ऐसे कई सारी इनकी पुस्तकें हैं, जैसे कि फीडो है ना, फीडो है। तो कितनी भी पुस्तकों के नाम लिख लो, 50 पुस्तकें, 4-5 मोटी मोटी हैं। मीनो है, टिमेसस है, सिम्पाइसिस है। बेसिकली रिपब्लिक, फिलिबस, एपोलॉजी, फीडो, इन 4 पुस्तकों को नाम याद रख लोगे काफी है। वैसे तो रिपब्लिक ही काफी है, लोग इसी को याद रखते हैं। इनकी पुस्तकों के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो कथन है, और वो प्रसिद्ध कथन किसका है? हेनरी डेविड थोरो साहब का है। किनका है? हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो साहब का एक बहुत ही अच्छा कथन है इनकी पुस्तकों के बारे में। वो कहते हैं कि प्लेटो की पुस्तकें वो सत्य के स्तंभ हैं जिन्हें प्रत्येक ज्ञान के साधक को पकड़ना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि प्लेटो की पुस्तकें वो सत्य का स्तंभ हैं जिन्हें प्रत्येक साधक को क्या करना चाहिए? पकड़ना चाहिए। तो ये किसने ये बात कही? हेनरी डेविड थोरो साहब ने इनके बारे में बात कही। प्लेटो के बारे में और क्या खास बात है? प्लेटो ने एक एकेडमी की स्थापना की। जैसे रोमन सैनी ने अन अकेडमी की स्थापना की। जैसे रोमन सैनी ने किसकी स्थापना की साहब? अन अकेडमी की स्थापना की। वैसे इसने एकेडमी की स्थापना की। दुनिया में सबसे पहले एकेडमी शब्द जो दिया वो यहाँ प्रचलित हुआ, फेमस कहां से हुआ? प्लेटो से ही हुआ। तो प्लेटो ने एक एकेडमी की स्थापना की, और एक स्थापना की थी 387 ईसा पूर्व में। कहते हैं कि प्लेटो की एकेडमी में जिस किसी को भी ज्ञान प्राप्त करना होता था उसको अनिवार्यतः मैथ पढ़नी पड़ती थी। जो भी व्यक्ति सच्चे ज्ञान की तलाश में, उसको पहले क्या पढ़नी थी? मैथ पढ़नी होती थी। पर आपको ये पता ही है इतिहास क्या रहा है? इतिहास आक्रांताओं का इतिहास रहा है। जहां जहां भी पढ़ाई होती है, जहां जहां भी ज्ञान के मंदिर होते हैं, अक्सर करके अराजक तत्व वहां पर अराजकता फैलाते ही फैलाते हैं। जैसे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, विक्रमशिला को तोड़ दिया गया, तक्षशिला को तोड़ दिया गया। ठीक ऐसे ही इस एकेडमी को भी 86 ईस्वी में, है ना, 86 ईस्वी में, ईसा पूर्व में बेसिकली क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। आक्रमण किया गया और आक्रमण करके इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन प्लेटो के जो कुछ शिष्य थे, इन्होंने दोबारा से उसको शुरू किया। जब दोबारा से शुरू किया तो अंत में 529 ईस्वी में तो इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया? बंद ही कर दिया। इसको आक्रमण कर दिया गया, इस पर तोड़फोड़ कर दिया गया, स्थायी तौर पर इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। तो ये क्या है? ये प्लेटो का लगभग थोड़ा बहुत क्या है? जीवन परिचय है। प्लेटो के बारे में और क्या कहते हैं? प्लेटो जैसे हर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो शादी नहीं करता है ना, जैसे कि मायावती जी ने नहीं की, जैसे कि अटल बिहारी जी ने नहीं की, जैसे कि अपने जो है वो अब्दुल कलाम साहब ने नहीं की। तो ऐसे ही ठीक है, महान लोग होते हैं तो वो नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने गुरु सुकरात को देखा हो, ठीक है, और सुकरात की जो पत्नी थी जंतपे, वो कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी थी, तो हो सकता है उसको देख लिया हो। तो जो भी कुछ कारण रहा हो, ये सब बातें तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, बट हाँ, प्लेटो ने कभी शादी नहीं की। प्लेटो ने ईश्वर का धन्यवाद दिया 4 चीजों के लिए। प्लेटो ने ईश्वर का धन्यवाद दिया 4 चीजों के लिए। किन 4 चीजों के लिए प्लेटो ने धन्यवाद दिया ईश्वर का? सबसे पहले धन्यवाद दिया कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे मनुष्य बनाया, जानवर नहीं बनाया। दूसरी बात, तूने मुझे क्या बनाया? पुरुष बनाया, स्त्री नहीं बनाया। तीसरी बात, तूने मुझे ग्रीक में पैदा किया और कहीं पैदा नहीं किया। और चौथी बात, तूने मुझे सुकरात के समय में पैदा किया, किसी और के समय में पैदा नहीं किया। तो इन 4 चीजों के लिए उस प्लेटो साहब ने ईश्वर का धन्यवाद कहा, ईश्वर को थैंक यू कहा। ठीक इसीलिए कुछ बहुत से लोग इस पुरुष होने के लिए धन्यवाद दिया, इसके आधार पर ही कहते हैं कि उनमें असमानता के बीच जो है वो दिखाई देते हैं, स्त्रियों के प्रति उनके विचार
बहुत अच्छे नहीं थे। कई जगह उनकी किताबों में भी उल्लेख मिलता है। तो प्लेटो के दर्शन में हम आत्मविचार देखेंगे, आत्मा की अमरता का सिद्धांत देखेंगे, बंधन का विचार देखेंगे, मोक्ष का विचार से इनसे मिलती जुलती बातें देखेंगी। ये सब बातें भारतीय दर्शन में है और कहीं ना कहीं छोटी मोटे रूप में कहाँ दिखाई देती हैं, प्लेटो के दर्शन में भी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोटा मोटा प्लेटो के जो है एक तरीके से उनकी जीवनी हो गई एक तरीके से। अब आपको जो है उनका जीवन परिचय प्राप्त हो गया। अब हम ये देखते हैं ऐसे कौन कौन से दार्शनिक हैं जिनका प्रभाव प्लेटो के दर्शन पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। तो बेसिकली प्रमुख तौर पर तो 3 ही है या 4 आप कह लो। एक सुकरात है, एक हेराक्लाइटस है, एक पार्मेनाइडीज है और चौथा कौन सा, पाइथागोरस है। तो इन चारों का क्या क्या प्रभाव उनके दर्शन पर रहा है एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट प्लेटो के दर्शन को शुरू करेंगे। तो कौन कौन से प्रभाव, तो हम क्या देख रहे हैं, प्लेटो के दर्शन पर ग्रीक दार्शनिकों का प्रभाव, पूर्ववर्ती दार्शनिकों का प्रभाव, पूर्ववर्ती दार्शनिकों का प्रभाव। तो क्या है पूर्ववर्ती दार्शनिकों का प्रभाव? इनमें सबसे पहला आप ले लो सुकरात। सुकरात के बाद आप किसको लेंगे, हेराक्लाइटस को ले लो आप। हेराक्लाइटस के बाद में पार्मेनिडीज को ले लो, पार्मेनिडीज को ले लो। और किसको लेंगे हम, पाइथागोरस को। तो ये 4 दार्शनिक हैं जिनका प्रभाव प्लेटो के दर्शन पर स्पष्ट दिखाई देता है। देखो वैसे तो प्लेटो का दर्शन पूर्णतः मौलिक दर्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो कोई भी व्यक्ति कितना भी मौलिक हो, उसने कहीं ना कहीं से तो शिक्षा प्राप्त की हुई होती है। तो कहीं ना कहीं, जैसे शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है ना, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो कहीं ना कहीं से उसने कोई ना कोई विचार जो है वो कहीं ना कहीं से लिया ही हुआ है। प्लेटो का जो मेन जो विचार है वो तो आइडिया ऑफ फॉर्म्स है, प्रत्यय सिद्धांत जिसको कहते हैं। इसके बाद उसी को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। लेकिन इन 4 का प्रभाव उन पर जो है वो विशेष तौर पर दिखाई देता है। जैसे पार्मेनाइडीज है, पार्मेनाइडीज से इन्होंने सत्य का एक विचार लिया, सत्य क्या होता है वो उन्होंने दिखा। इसके अलावा परिवर्तनशील जगत, बीइंग, यानी कि जगत कैसा है, परिवर्तनशील है, तो वो उन्होंने सीखा। क्योंकि हेराक्लाइटस क्या कहते हैं कि ये संसार निरंतर बदल रहा है, आप एक नदी में एक बार भी नहीं नहा सकते। हेराक्लाइटस का शिष्य कह रहा है कि आप एक नदी में ये तो कह रहा है कि एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, और इनका शिष्य जो क्रेटाइलस है वो कह रहा है कि एक नदी में हम एक बार भी नहीं नहा सकते। ठीक है, तो इस धारणा को समझा। पाइथागोरस से गणित की संरचना को सीखा, पारलौकिक सत्ता का विचार जो है वो प्राप्त हुआ। ऐसे कई सारे हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सुकरात से इन्होंने क्या सीखा। देखो सुकरात का बेसिकली जो दर्शन है ना, सुकरात क्या है, प्लेटो के सबसे बड़े गुरु, महान गुरु वही रहे हैं, और इनकी प्रत्येक पुस्तक में सुकरात खुद ही है ना। सुकरात ने जो मुख्य काम जो किया ना, वो नैतिकता पे प्रमुख तौर पे काम किया। उन्होंने जो है वो नैतिकता को केंद्र में स्थापित किया। उन्होंने दर्शन के केंद्र में किसको रखा, सुकरात ने नैतिकता को रखा। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। ये उनकी सबसे अच्छी पंक्ति है, सबसे फेमस पंक्ति है, जब वो ये कहते हैं कि सद्गुण ही प्राप्त ज्ञान है। साथ ही सुकराती पद्धति क्या है, द्वंदात्मक पद्धति। द्वंदात्मक तो क्या, सवाल जवाब, प्रश्नोत्तर मेथड वो अपनाते हैं। इन सब विचारों को प्लेटो ने अपनाया, और जब प्लेटो ने अपनाया तो अपने न्याय के सिद्धांत में अपनाया, अपने राजनीति के विचारों में अपनाया, अपने दार्शनिक राजा की अवधारणाओं में जो है वो इन सब चीजों का जो है वो उन्होंने विकास किया। उनकी जो कृति है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने दार्शनिक राजा की बात कही है, उसमें उन्होंने जो है वो न्याय के सिद्धांत की बात कही गई है। तो ये सब किसका प्रमुख रूप से विचार है, जो केंद्र में जो नैतिकता है और जो सद्गुणी ज्ञान है, इन 2 विचारों को ही उन्होंने आगे क्या किया है, विस्तारित रूप दिया है। किसने दिया है, जो है प्लेटो साहब ने दिया है। अब हेराक्लिटस की यदि हम बात करें, है ना, किसकी बात करें, हेराक्लिटस। तो हेराक्लिटस से जो है वो क्या सीखा होगा प्लेटो साहब ने। तो हेराक्लिटस किसके बहुत बड़े समर्थक है, परिवर्तनशील जगत के, कि हर चीज क्या हो रही है, परिवर्तनशील है। हर चीज क्या कर रही है, लगातार बदल रही है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हेराक्लिटस क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकता है।
हेराक्लाइटस क्या कहते हैं कि भाई ये पूरा संसार लगातार परिवर्तन की अवस्था में है। इसका प्रभाव प्लेटो के दर्शन में भी दिखाई देता है। इसीलिए प्लेटो ने भी ये प्रतिपादित किया कि इंद्रियों से जो इस जगत को हम देख रहे हैं, इंद्रियों से जो जगत हमको दिखाई देता है, ये परिवर्तनशील है, ये अस्थायी है, यह अपूर्ण है, और इसलिए ये संसार अंतिम वास्तविकता नहीं हो सकता क्योंकि ये परिवर्तनशील है। तो ये विचार इन्होंने कहां से, हेराक्लाइटस की जो परिवर्तनशीलता वाले विचार, इसको अपनाया और इसको बहुत ज्यादा विस्तारित रूप इन्होंने दिया। अब बात करें पार्मेनाइडीज की, इसको ऐसे लिख लो या पार्मेनाइडीज ऐसे लिख लो, है ना। पार्मेनाइडीज की यदि हम बात करें तो पार्मेनाइडीज कहां दिखाई देता है, प्लेटो की तत्व मीमांसा में दिखाई देता है। प्लेटो ने सत्य को क्या सा माना है, अपरिवर्तनशील माना है, पर प्लेटो ने सत्य को नित्य माना है, प्लेटो ने सत्य को अविभाज्य माना है। और ये सब कहां से उन्होंने अपनाया है, ये सब पार्मेनाइडीज के विचारों को उन्होंने बहुत ज्यादा विकसित रूप दिया है। प्लेटो ने ज्ञान और सत्य की एकता का जो है वो बात कही, तो यहीं से जो है वो जो है कह सकते हो आप पार्मेनाइडीज का प्रभाव उन पर दिखाई देता है। यदि आप पाइथागोरस की बात करें कि पाइथागोरस का क्या प्रभाव दिखाई देता है प्लेटो पर, तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि ब्रह्मांड की मूल संरचना गणित है। ब्रह्मांड की मूल संरचना क्या है, आत्मा है, आत्मा की अमरता है, आत्मा की अमरता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जब उन्होंने वहां से ब्रह्मांड की मूल संरचना जब उन्होंने संख्याओं को बता दिया, गणित को बता दिया, तो प्लेटो की अकादमी में भी मैंने आपको बताया कि प्लेटो की अकादमी में कोई सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता था तो पहले उसे गणित पढ़नी पड़ती थी। तो ऐसे कई सारे प्रभाव हैं जो कि कहां तक झलकते हैं प्लेटो के दर्शन में। तो आइए पहले प्लेटो के दर्शन को पढ़ लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा विचार जो है उन्होंने कहां से लिया है, या किस विचार को उन्होंने बहुत ज्यादा विस्तार रूप उन्होंने दिया है। तो आप ये बहुत आसानी से कह सकते हो कि सुकरात से उन्होंने नैतिकता सीखी, हेराक्लाइटस से परिवर्तनशील जगत की अवधारणा ग्रहण की, पार्मेनाइडीज से स्थायी वास्तविकता ग्रहण की, गणित पाइथागोरस से उन्होंने आध्यात्मिक संरचना को अपनाया, गणितीय संरचना को अपनाया, और सुकरात से तो इन्होंने नैतिकता को अपनाया था, और सुकरात की जो संवाद शैली थी, जो प्रश्नोत्तर शैली थी, उसको अपनाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे प्रमुख विचार जो है वो प्लेटो का पढ़ते हैं। प्लेटो को समझना है, प्लेटो की चाहे ज्ञान मीमांसा को समझना हो, प्लेटो की तत्व मीमांसा को समझना हो, या प्लेटो की नीति मीमांसा को समझना हो, तीनों ही यानी दर्शन के जो तीन हिस्से जो होते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स, तीनों को ही समझना है यदि प्लेटो को, तो प्लेटो की जो प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडिया है, यानी कि प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है, उसको समझ लो। यदि आप प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को समझ गए तो आप समझ जाना कि आप प्लेटो को पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। बहुत ही आसान थ्योरी है, इससे ज्यादा आसान थ्योरी हो ही नहीं सकती। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज। बहुत सरल है, ठीक। ये जो चीज है ना, ये प्लेटो के दर्शन का सेंट्रल है, केंद्र है, आधार है। चाहे प्लेटो की राजनीतिक विचार भी हो ना, वहां भी प्रत्यय सिद्धांत जो है वो काम में जो है वो हमारा आता है। प्लेटो ने इसको अपनी जो पुस्तकें, चाहे उनकी रिपब्लिक जो पुस्तक रही हो, फीडो जो रही हो, सिम्पायोसिस रही हो, मीनो रही हो, तो इन सारी पुस्तकों में कहीं ना कहीं जो है वो ये प्रत्यय सिद्धांत जो है वो बिखरा हुआ हमें दिखाई देता है। अब देखिए होता क्या है प्लेटो के समय में, यानी कि आप कहो कि सुकरात के समय में भी, तो सुकरात से पहले, प्लेटो और सुकरात से पहले कौन चलते थे, सोफिस्ट लोगों का बोलबाला था। किसका बोलबाला था, सोफिस्टों का बोलबाला था। सोफिस्ट बेसिकली जो बात जो कहा करते थे, सोफिस्ट जो है वो कैसे थे, बहुत ही ज्यादा आत्मनिष्ठ बातें किया करते थे। बहुत ही ज्यादा कैसी बातें किया करते थे, आत्मनिष्ठ बातें किया करते थे। सोफिस्ट बेसिकली क्या करते थे, जिसको जैसी एजुकेशन चाहिए उसको देते थे, तो पैसे लेते थे, और जिसको जैसी एजुकेशन चाहिए उसको वैसी एजुकेशन दिया करते थे। तो इनकी आलोचना सुकरात भी खूब करते हैं और प्लेटो भी खूब करते हैं। सोफिस्ट बेसिकली, जैसे सोफिस्टों में कौन हुआ, जैसे प्रोटागोरस हुआ। कौन हुआ, प्रोटागोरस हुआ। तो प्रोटागोरस क्या कह रहा था, होमो मेंसुरा, यानी कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अब जब वो इस तरह की बात करेंगे कि भाई मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, तो फिर नैतिकता कैसे रह जाएगी। यदि मनुष्य ही मेजर कर रहा है सारी चीजों को, तो फिर सत्य को मेजर भी मानव करेगा। और यदि तुम आत्मनिष्ठता की बात करोगे तो प्रत्येक व्यक्ति का सच अलग अलग होता है।
दुनिया की हर एक व्यक्ति की जो दुनिया होती है ना, वो अपनी दुनिया, एक वास्तविक दुनिया तो यही है, उन हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया यहां भी होती है। आप किसी भी बात को कह रहे हो, कोई व्यक्ति उसको कैसे समझ रहा है, कोई कैसे समझ रहा है, कोई कैसे समझ रहा है, ये डिपेंड करता है किसी की मानसिक अवस्था कैसी है। आपने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, उनकी एक बहुत ही पुस्तक, अच्छी कविता है, लंबी कविता है, जिसका नाम है असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा में एक कविता, जो वीणा बजाता है, एक वीणा बजाने वाला, जैसे ही वो वीणा बजाता है, राजा को अलग महसूस होता है, रानी को अलग महसूस होता है, सैनिकों को अलग होता है, मंत्री को अलग होता है, संतरी को अलग होता है, आम जनता को, सबको अपने अपने तरीके से वो जो है वो सुनाई देती है, महसूस होती है। तो सबके अपने अपने संसार होते हैं। इसीलिए लोगों में जब बातचीत जब नहीं बनती है ना, इसका मतलब ये है कि दोनों के अपने अलग अलग संसार हैं, दोनों इस बात को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। अब इस जब सबके अलग अलग संसार हैं, तो भाई फिर क्या हो सकता है, सबके नैतिकता के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, सबके सच के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि जो इतना सा भी सच बर्दाश्त ना कर सके, मतलब इतना सा भी सच में झूठ नहीं होना चाहिए, और कोई जो है वो फुल झूठ बोलता है। तो वो ये बात कहते थे। तो सोफिस्ट क्या कहते थे कि जो भी हमें ज्ञान मिलता है ना, हमें ज्ञान किससे मिलता है, इंद्रियों से मिलता है। सोफिस्ट क्या कहा करते थे कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त होता है। इसलिए इनका जो बेसिकली जो इनका जो ज्ञान था, वो आत्मनिष्ठ था। और भाई प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अपना सत्य है, ठीक है, लेकिन यदि ऐसा होगा तो कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं रह जाएगा, कोई सार्वभौमिक नैतिकता नहीं रह जाएगी, और इससे क्या होगा, इससे समाज में अराजकता फैल जा सकती है, बिखराव हो सकता है, इससे न्याय नहीं रहेगा, सद्गुण नहीं रहेगा, सत्य नहीं रहेगा। तो पहले सुकरात ने इस बात का विरोध किया, और फिर प्लेटो ने भी जो है उसका विरोध किया। सुकरात ने इसका विरोध करते हुए क्या दिया, कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की धारणा दी, जिसको कहते हैं संकल्पनात्मक ज्ञान। संकल्पनात्मक ज्ञान, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात इन्होंने कही। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात इन्होंने कही, किसने, सुकरात ने कही। और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने की प्रयास किया कि चाहे न्याय हो, साहस हो, सद्गुण तो या सद्गुण सॉरी ये जो अवधारणाएं हैं न्याय की, साहस की, ये सार्वभौमिक होती हैं। प्लेटो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, सोफिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई, सोफिस्ट क्या कह रहे हैं, जैसे थ्रेसिमिकस क्या कहता था कि भाई शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अब जब कह देंगे शक्तिशाली का हित ही न्याय है, तो आम जनता को तो न्याय कभी मिल ही नहीं सकता है, ठीक। तो ऐसा है, प्लेटो ने इस विचार को आगे बढ़ाया। सुकरात का जो कॉन्सेप्चुअल ज्ञान जो था, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो थी, प्लेटो ने इस विचार को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाकर इसको क्या बनाया, इसको प्रत्यय सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई सार्वभौमिक सत्य संभव है, तो सार्वभौमिक सत्य का कोई स्थायी आधार होना चाहिए, उसका कोई नित्य आधार होना चाहिए, और उसी आधार को इन्होंने क्या नाम दिया, प्रत्यय नाम दिया। तो अब हम देखते हैं प्रत्यय सिद्धांत बेसिकली है क्या। तो अब देखो किया क्या प्लेटो ने, क्या किया, प्लेटो ने कहा कि देखो दुनिया है ना, ये दो तरह की दुनिया है, ये पूरी सृष्टि जो है ना, ये दो तरह की से काम कर रही है, दो तरीके से चल रही है। बोले कैसे, भाई वास्तविकता है ना, वो दो अलग अलग दुनियाओं में है, दो अलग अलग दुनिया है। एक तो है दृश्यमान जगत, जो दुनिया हमें दिखाई देती है। एक तो क्या है, दृश्यमान जगत है, जिसको सेंसिबल या विजिबल वर्ल्ड वो कहते हैं, जिसको वो सेंसिबल या विजिबल वर्ल्ड जो है वो कहते हैं, विजिबल वर्ल्ड। विजिबल वर्ल्ड कौन सा है, वह दुनिया जो हमें दिखाई दे रही है। इस दुनिया में हमें, यानी कि इस दुनिया में मैं जो है वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप इस वीडियो को देखोगे, जो भी कोई देखेंगे, जितने भी कम लोग देखेंगे या ज्यादा लोग जैसे भी देखेंगे, तो ये है। दूसरा एक और जगत है, जिसको हम कहते हैं प्रत्ययों का जगत। दूसरा जो जगत है वो क्या है, प्रत्ययों का जगत है।
प्रत्ययों का जगत। ठीक है, और प्रत्ययों के जगत को हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स हम कह देते हैं। बेसिकली ये जो दृश्यमान जगत है ये कैसा है, ये हमारा अनुभव जगत है। ये कैसा है, ये परिवर्तनशील है। ये कैसा है, ये अनित्य है। ये कैसा है, ये अपूर्ण है। ये कैसा है, ये भ्रमपूर्ण है। जैसे कहीं ना कहीं शंकर थोड़ी थोड़ी बात कह देते हैं ना, वैसे भाई ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया असली है ही नहीं। मतलब वैसे तो असली है, लेकिन इस दुनिया में, जैसे इस दुनिया में चौक है, ये जो चौक है हमको प्रतीत हो रहा है, हम इंद्रियों से इस चौक को जान रहे हैं, लेकिन जो असली जो चौक होगा ना, वो असली चौक इस जगत में नहीं है। इस जगत में जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब नकल है। असली जो चौक है, जो वास्तव में जो ओरिजिनल जो जगत है, वो कहां है, वो प्रत्ययों के जगत में है वो चौक। क्योंकि प्रत्ययों का जो जगत है ना, यही कैसा जगत है, यही सच्चा जगत है। यही कैसा है, नित्य है। यही कैसा है, पूर्ण है। यही कैसा है, शाश्वत है। ठीक है, और इसको तो हम किससे जान सकते हैं, इसको हम इंद्रियों से जानते हैं। इंद्रियों से जान सकते हैं इसको। और इस जगत को हम कैसे जान सकते हैं, बुद्धि से। इंद्रियों से नहीं जान सकते। मतलब इस दुनिया में जैसे कार है, आपको इस दुनिया में जितने भी कार दिखाई दे रही हैं वो सब एक कार का आइडिया है। जो ओरिजिनल, जो वास्तविक जो कार होगी, जो इसका ओरिजिनल जो आइडिया है, वो तो किसी दूसरे जगत में है। आप जितने भी, जैसे हम कहते हैं ना कि यार आज मैंने बहुत ही टेस्टी मिठाई खाई, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उस टेस्टी मिठाई से ज्यादा टेस्टी मिठाई ना बनती हो? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल हो सकती है। तो मिठाइयों की जो ओरिजिनल जो मिठाई है वो तो वहां है। यहाँ पे जितनी भी मिठाइयां हैं सब नकल है। यहाँ पे जितनी भी कार है सब नकल है। यहाँ पे जितनी भी ग्रीन बोर्ड हो गए, चौक हो गए, दीवार हो गई, लाइट हो गई, कोई भी आइडिया हो, जो भी जगत में तुम्हें दृश्यमान जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो तो क्या है, प्रत्ययों की दुनिया की नकल है। जो ओरिजिनल प्रत्यय है वो तो इस प्रत्ययों के जगत में है, जिसको बुद्धि से जाना जा सकता है। वहां पर एक शाश्वत चौक है। चौक का मतलब आकार है, एक ओरिजिनल आकार है ना। आपको पता है ना, इस पे प्रश्न आ चुका है, इस पे ये प्रश्न आ चुका है कि यह लाल कुर्सी है, तो इसको प्लेटो के संदर्भ में समझाएंगे। प्लेटो के संदर्भ में वो समझाना है। जैसे न्याय है, ओरिजिनल न्याय की अवधारणा कहाँ है, वहां है। जस्टिस है, वहां है। इक्वलिटी क्या है, वहां है। गुडनेस क्या है, वहां है। वो कहते हैं कि जो आदर्श रूप होता है ना, वो कभी भी भौतिक नहीं हो सकता। भौतिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पूर्ण होता है, क्योंकि वो शाश्वत होता है, वो अपरिवर्तनीय होता है। और इस भौतिक संसार में जो भी चीजें हैं, ये तो सब परिवर्तनशील है, ये तो सब अनित्य है, ये तो सब क्षणिक है, ये तो सब भ्रमपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये जो जितने भी प्रत्यय हमको दिखाई देते हैं, जैसे न्याय का प्रत्यय हो गया, समानता का प्रत्यय हो गया, एक कार का प्रत्यय हो गया, एक हर चीज का एक प्रत्यय जो हो गया, इन सबके जो टॉप जो सबसे ऊपर जो प्रत्यय है उसको कहते हैं शुभ का प्रत्यय। सबसे ऊपर कौन सा प्रत्यय है? शुभ का प्रत्यय है। द आइडिया ऑफ गुड। द आइडिया ऑफ गुड। तो द आइडिया ऑफ जो गुण है, जो शुभ का प्रत्यय है, वो सबसे ऊपर है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में जब शुभ के प्रत्यय को किसकी तरह बताया है? सूर्य की तरह बताया है। किसकी तरह बताया है? सूर्य की बताया। जैसे सूर्य जब प्रकाश देता है तो पूरी सारी वस्तुएं दृश्यमान हो जाती हैं, सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही जो गुण का जो आइडिया है, ये जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबको क्या देता है? वास्तविकता, आधार प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? आधार प्रदान करता है। यानी कि दुनिया में हर चीज क्या है? एक प्रत्यय है, मतलब पर प्रत्यय की नकल है। हम दुनिया में जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब नकली चीजें, नकली हैं, नकल है, नकली नहीं है, नकल है। और इनका जो ओरिजिनल रूप है वो कहाँ है? वो प्रत्ययों के जगत में, ओरिजिनल जगत में। यहां पे उन सब चीजों की केवल नकल है। जब प्लेटो की व्याख्या करने वाले कुछ व्याख्याकार आए, जिनको नियो प्लेटोनिक्स, जो प्लेटोनिस्ट जो है वो कहते हैं,
उन्होंने द गुड ऑफ आइडिया, द आइडिया ऑफ गुड जो है इसको गॉड कहा है। वो इसको क्या कहते हैं कि प्रत्येक जो प्लेटो ने जो आइडिया ऑफ जो गुड दिया है, बेसिकली ये गुड की क्या है, गॉड है। लेकिन प्लेटो के दर्शन में जो आइडिया ऑफ जो गॉड है ना, ये निर्गुण है, ये निराकार है, ये निर्विकार है, ये इम्पर्सनल है, कोई पर्सनल गॉड नहीं है। कि प्लेटो के हिसाब से तो ये क्या है, निर्गुण निराकार निर्विकार है, पर्सनल गॉड नहीं है। लेकिन बाद के कुछ व्याख्याकार जो है वो इसकी व्याख्या, द आइडिया ऑफ गुड की व्याख्या किसके तौर पे करते हैं, गॉड के तौर पे करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई प्लेटो से जब पूछा गया कि इन प्रत्ययों का ज्ञान कैसे हो सकता है, एक आम आदमी इस प्रत्ययों के जगत को कैसे जान सकता है, आइडियाज को कैसे जान सकता है, तब वो कहते हैं कि प्रत्ययों का ज्ञान केवल बुद्धि के उच्चतम स्तर पर ही आधारित है। जब व्यक्ति कठोर साधना करता है, जब व्यक्ति कठोर साधना से ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो इन प्रत्ययों को जानता है, जान सकता है। और जब वो जान जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो सद्गुण बन जाता है। जैसे जैसे ही आप जस्टिस के आइडिया को समझ पाओगे, जस्टिस के प्रत्यय को आप समझ पाओगे, तो आप अपने आप ही न्यायपूर्ण हो जाओगे, वो अपने आप ही न्यायशील हो जाओगे। जैसे ही आप साहस के प्रत्यय को अच्छे से समझ जाओगे, तो आप अपने आप ही कैसे हो जाओगे, साहसी हो जाओगे। वो कहते हैं कि जितने भी प्रत्यय हैं, इन सब प्रत्ययों में जो समन्वय स्थापित करता है, इन सब प्रत्ययों में जो सबसे ऊपर है, वही क्या है, द आइडिया ऑफ गुड है। उसी को क्या कहते हैं, द आइडिया ऑफ गुड कहते हैं। और यही उनकी जो पूरी नैतिकता, एथिक्स जो है, वो उनकी एथिक्स का आधार भी क्या है, द आइडिया ऑफ गुड है। लेकिन क्या कभी किसी व्यक्ति ने उनके इस सिद्धांत की आलोचना की होगी? बिल्कुल की है। और उनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की है? फ्रेडरिक नीत्शे ने की है। फ्रेडरिक नीत्शे की दो पुस्तकें, एक तो पुस्तक है टोलाइट ऑफ द आइडियल्स, फ्रेडरिक नीत्शे, दिख रहा है ना, हाँ, फ्रेडरिक नीत्शे दिख रहा है, फ्रेडरिक नीत्शे उनकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? टोलाइट ऑफ द आइडियल्स एंड वर्थ ऑफ द ट्रेजरी, द वर्थ ऑफ ट्रेजरी। उसमें कहते हैं, नीत्शे कहते हैं कि प्लेटो एक महान धोखेबाज है। उसने पूछा कैसे? प्लेटो एक ऐसा धोखेबाज है जिसने सत्य को ना एक दूसरी दुनिया में स्थानांतरित कर दिया और इस दुनिया को तो नकली दुनिया स्थापित कर दिया। प्लेटो इज द ग्रेटेस्ट फॉल्स फायर हु सेपरेटेड रियलिटी इनटू अनदर वर्ल्ड, जिसने सत्य को दूसरी दुनिया में स्थापित कर दिया और यह कह दिया ये दुनिया तो नकली है, असली दुनिया तो दूसरी है। ठीक, तो ये क्या है? ये प्लेटो का आइडिया है। इसको ध्यान रखना कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया के अनुसार दो चीजें, दो जगत है। एक जगत जिसमें हम रहते हैं, यह दृश्यमान जगत है, इंद्रियों से जाना जाता है, ये अपूर्ण है, यह अनित्य है और ये भ्रमपूर्ण है, ये क्षणिक है। एक दूसरा जगत है जिसको हम कहते हैं प्रत्ययों का जगत, और वही जगत जो है वो कैसा है? वास्तविक है, नित्य है, शाश्वत है, सार्वभौमिक है वो, ठीक है, पूर्ण है, वो शाश्वत है। हम इस जगत में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, असली चीजें कहाँ है? जैसे असली चौक कहाँ पे है? प्रत्ययों के जगत में है। मेरे हाथ में जो चौक है, इस चौक की नकल है जो कि दृश्यमान जगत में है। एक असली टीचर जो है वो कहाँ पे? प्रत्ययों के जगत में है। शिक्षक का जो आदर्श शिक्षक का जो अवधारणा है, वो कॉन्सेप्ट, और हम सब जो है वो उसकी नकल है। और हम सब कोशिश कर रहे हैं कैसे आदर्श शिक्षक हो जाने की, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? द आइडिया ऑफ गुड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा। ये प्लेटो का क्या है? थ्योरी ऑफ आइडियाज है, जो कि बहुत ही सरल है, सिंपल है, आसान है। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, अब आप ये सोचते, अब ये प्रश्न आता है कि प्लेटो ने ये सिद्धांत क्यों दिया? प्लेटो ने ये क्यों कहा? दो दुनिया क्यों बनाई प्लेटो ने? आखिर प्लेटो के मन में ऐसा क्या समाया? वो गाना है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तो प्रत्यय सिद्धांत देने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे को प्रत्यय सिद्धांत की अवधारणा बनाई? तो क्यों बनाई होगी? प्लेटो ने ये सिद्धांत क्यों दिया? प्रत्यय सिद्धांत क्यों दिया, ये देखते हैं। प्रत्यय सिद्धांत क्यों दिया होगा, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है ना। तो बेसिकली क्यों दिया ना, ये बात प्लेटो खुद नहीं कहते। इस बात की विवेचना कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं। इस बात की विवेचना कौन करता है? बेसिकली अरस्तु करता है। अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है मेटाफिजिक्स। पुस्तक का नाम क्या है? मेटाफिजिक्स। बेसिकली इंग्लिश में लिखना था यार, इसको ध्यान भूल गया, कोई बात नहीं। पर पुस्तक का नाम क्या था? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स। उस पुस्तक में इन्होंने, प्लेटो ने, इसके पीछे जो दार्शनिक कारण हो सकते थे उनका विश्लेषण किया।
और उनका विश्लेषण करने पर उनको 2-3 आधार दिखाई दिए। जैसे एक दिखाई दिया भाषा का आधार, एक दिखाई दिया उनको ज्ञान का आधार। तो भाषा का आधार बेसिकली क्या कहता है उनका? बेसिकली भाषा के आधार पर वे कहते हैं कि देखो, जब भी हम अपने दैनिक जीवन में बातचीत करते हैं तो हम या तो जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं या भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक मानव हूं, तो मानव क्या हो गया भाई? जातिवाचक हो गया। मैं एक शिक्षक हूं, ये जातिवाचक हो गया। मेरा नाम जो है वो राजन है, ये बात क्या हो गई? ये व्यक्तिवाचक हो गई। तो मनुष्य हो गई, सुंदरता हो गई, न्याय हो गई, समानता, ऐसी कई सारी अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। क्या हम किसी एक विशेष वस्तु के लिए करते हैं? क्या नहीं। जैसे शिक्षक है, क्या एक विशेष वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, बल्कि शिक्षक के सार्वभौमिक रूप की ओर हम संकेत करते हैं। तो ये शब्द कैसे अर्थपूर्ण तो है, लेकिन हमको ये लगता है कि भाई कोई सार्वभौमिक सत्ता तो होनी चाहिए ना, कोई एक ओरिजिनल टीचर तो होना ही चाहिए ना भाई। कोई ना कोई शिक्षक की अवधारणा तो होती होगी ना कि शिक्षक ऐसा होता है ओरिजिनल, और हम सब क्या है? उसकी नकल है, हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लेटो से जब भी पूछा जाता है तो प्लेटो कहते हैं कि वो जो सार्वभौमिक जो अवधारणा है शिक्षक की, वही फॉर्म है, वही प्रत्यय है, और हम सब उसके जैसा ही हो जाना चाहते हैं। तो ये क्या है? भाषा के आधार पर उनकी बात कही। दूसरी बात, जब उनसे ज्ञान के आधार पर जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि देखो, हम कोई केवल विशेष वस्तुओं का ज्ञान नहीं रखते, हम तो सार्वभौमिक सत्यों का भी ज्ञान रखते हैं। सार्वभौमिक सत्यों का वो कहते हैं कि जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि वास्तविक जो ये अनुभव है, जो ये दृश्यमान जो जगत है, यहां पर कोई भी ओरिजिनल त्रिभुज है ही नहीं। वो कहते हैं कि हम कोई त्रिभुज ऐसा बना ही नहीं सकते जो कि जिसके तीनों कोणों का योग 100% 180 डिग्री हो। हम तो केवल त्रिभुज की नकल बना रहे हैं यहां पर, लेकिन फिर भी हम उसे सत्य मान रहे हैं, हम उसे फिर भी सार्वभौमिक मान रहे हैं। तो ये त्रिभुज की अवधारणा कहीं ना कहीं होगी, और ये त्रिभुज की जो अवधारणा जो होगी वही क्या है? सच्चा ज्ञान है, वही ओरिजिनल प्रत्यय है। दूसरी बात, तीसरी बात वो क्या कहते हैं? प्रत्यय स्वतंत्र है, प्रत्ययों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्रत्ययों की स्वतंत्रता। तीसरी बात वो किसकी बात कर रहे हैं? प्रत्ययों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। और प्रत्ययों की स्वतंत्रता की बात करते समय वो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे इस दुनिया में चाहे सारे त्रिभुज खत्म हो जाए, लेकिन क्या त्रिभुज की अवधारणा खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो है स्वतंत्र है, वो खत्म नहीं हो सकती। वो तो किसी दृश्यमान वो दूसरी प्रत्ययों की दुनिया में अलग है, सार्वभौमिक रूप उसका नष्ट नहीं होगा। सारी वस्तुएं नष्ट हो जाए, दुनिया के सारे टीचर खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी टीचर की जो अवधारणा है वो तो रहेगी रहेगी। यदि दुनिया में सारी सुंदर चीजें खत्म हो जाए, तब भी सुंदरता की अवधारणा तो रहेगी रहेगी ना। सुंदरता का प्रत्यय तो हमेशा ही बना रहेगा। वो कहते हैं कि जो प्रत्यय है ना, वो किसी विशेष वस्तु पर निर्भर नहीं है, किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, इस दृश्यमान जगत पर निर्भर नहीं है, दृश्यमान जगत पर निर्भर नहीं है। नहीं, प्रत्यय स्वतंत्र है। प्रत्यय क्या है? स्वतंत्र है। बेसिकली बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कल्पना है। बेसिकली प्लेटो की जो प्रत्यय सिद्धांत है वो केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि वो ज्ञान की वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, वो नैतिक सार्वभौमिकता की बात करते हैं, और एक और अनेक की समस्या का समाधान करने की वो क्या है? कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो प्लेटो ने जो संकल्पनात्मक ज्ञान की बात कही, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात कही, और प्लेटो ने जो प्रत्यय सिद्धांत दिया, इन दोनों में क्या अंतर है? ये पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन सॉक्रेट्स कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड प्लेटोज आइडियाज ऑफ फॉर्म्स। तो सुकरात व प्रत्यय में, सुकरात व प्लेटो में अंतर हम आसान भाषा में ऐसे देख लेते हैं। सुकरात व प्लेटो में अंतर समझ में आ रहा है भाई? सुकरात व प्लेटो में अंतर। सुकरात व प्लेटो में अंतर।
तो सुकरात और प्लेटो में क्या अंतर है? एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, है ना। बेहद माफी चाहूंगा। ठीक है, तो सुकरात और प्लेटो में अंतर जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो प्लेटो का जो प्रत्ययवाद है, वास्तव में सुकरात का जो संप्रत्ययवाद है, यानी कि सुकरात ने क्या दिया? संप्रत्ययवाद। संप्रत्ययवाद जिसको कॉन्सेप्चुअलिज्म कहते हैं, और इसने क्या दिया? प्लेटो ने प्रत्ययवाद। तो कहते हैं कि जो सुकरात का जो संप्रत्ययवाद है, इसी का विकसित रूप क्या है? प्लेटो का प्रत्ययवाद है। प्लेटो ने अपने गुरु के ही विचारों को आगे बढ़ाया। हालांकि दोनों के विचारों काफी समानता दिखाई देती है, लेकिन काफी सारे अंतर भी दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले इनके स्वरूप की यदि हम बात करें, संप्रत्ययवाद और प्रत्ययवाद दोनों के स्वरूप की यदि हम चर्चा करें, तो क्या अंतर दिखाई देता है या क्या समानताएं हमें दिखाई देती हैं? देखिए, सुकरात का जो संप्रत्ययवाद है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली ये होता है बुद्धि का अमूर्तीकरण। क्या होता है? बेसिकली ये बुद्धि का अमूर्तीकरण है। जैसे आपको ये पता लगाना है कि भाई चौक क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चौक, चौक की अवधारणा क्या होती है। तो हम दुनिया के सारे चौक लेंगे और सारे चौकों में से जो अनावश्यक चीजें उनको हटा देंगे। जैसे चौक का कलर कैसा है वो आवश्यक नहीं है, सफेद है, लाल है, नीला है, पीला है, कलर आवश्यक नहीं, कैसा भी हो। इसमें दो गुण होने आवश्यक हैं। एक ये कि ये ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे आसानी से चल सकता है, और ऐसा चले कि सामने वाले को स्पष्ट दिखाई दे, बस। तो वो क्या हो गई? वो चौक की अवधारणा हो गई। यानी कहने का मतलब जो बुद्धि का जो बुद्धि की अमूर्तीकरण प्रक्रिया है, उसको चौक की अवधारणा को अमूर्त कर दिया। फोन की अवधारणा ले लो आप फोन लो, अब कहो कि भाई फोन किसे कहते हैं? फोन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे हम अपने साथ लेकर, जैसे मोबाइल फोन की कहें तो, जिसे हम अपने साथ लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, और जिससे हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। किसी को भी फोन आ सकता है, जा सकता है। यदि हम स्मार्टफोन कर जोड़ेंगे तो उसमें स्मार्टफोन वाली क्वालिटी आ जाएंगी। क्या उसका रंग अनिवार्य चीज है? क्या रंग अनिवार्य चीज नहीं है। क्या उसका साइज अनिवार्य चीज है? साइज अनिवार्य चीज नहीं है। क्या उसकी ब्रांड अनिवार्य चीज है? ब्रांड अनिवार्य चीज नहीं है। तो जो अनिवार्य चीज नहीं है उनको हटा दो और केवल अनिवार्यता वाले गुण रख लोगे, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्सेप्ट बन जाता है। और इस कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सुकरात ने दिया। और वो कहते हैं कि भाई जब बुद्धि की जो अमूर्तीकरण प्रक्रिया है, बुद्धि की जो अमूर्तीकरण जो प्रक्रिया है ना, वही क्या है? वही क्या है? संप्रत्ययवाद है, वही कॉन्सेप्चुअलिज्म है। जैसे हम किसी साहसी व्यक्ति को देखें, तो साहसी व्यक्तियों में से जो कॉमन जो गुण है उनको चुन लेंगे, आवश्यक गुणों को, और अनावश्यक को हटा देंगे। तो साहस का एक सामान्य कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक प्रत्यय बन जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि ये कहां होता है? ये क्या वास्तविक दुनिया में हो रहा है? नहीं, ये तो यहां पे हो रहा है, मानसिक स्तर पे हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इसलिए सुकरात जो ये बनाते हैं कॉन्सेप्ट, इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कंस्ट्रक्ट कह देते हैं, यानी कि मानसिक संप्रत्यय कह देते हैं। मानसिक संप्रत्यय, मानसिक संप्रत्यय हम इसको कह देते हैं, क्योंकि ये माइंड में बन रहा है। इसके विपरीत प्लेटो की बात लो। प्लेटो का जो प्रत्ययवाद है, क्या प्लेटो ने केवल प्रत्ययों को केवल मानसिक माना है? क्या? नहीं, केवल मानसिक नहीं माना, केवल मानसिक नहीं माना, बल्कि उनका क्या कहना है कि यदि एक फोन है, तो फोन जो ओरिजिनल जो फोन है वो तो एक दूसरी दुनिया में है। उन्होंने तो प्रत्ययों को क्या दे दिया? वास्तविक रूप प्रदान किया, वास्तविक रूप प्रदान किया, उनको स्वतंत्र सत्ता प्रदान कर दी कि नहीं, वो वास्तव में होते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। प्लेटो क्या कह रहे हैं कि प्रत्यय केवल मन की रचना नहीं है। जैसे ये क्या केवल मानसिक संप्रत्यय कह रहे हैं, वो प्लेटो क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल फोन की अवधारणा केवल हमारे मन में नहीं, वास्तविक फोन है कहीं पे, उसका स्वरूप है कहीं ना कहीं एक दूसरी दुनिया में है। ठीक है, जब हम सुंदरता का प्रत्यय देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार सुंदरता का प्रत्यय हमारे मन में है, तो वो इसलिए नहीं है कि हमने कई सुंदर वस्तुओं को देखा है, नहीं नहीं नहीं, बल्कि वस्तुएं सुंदर इसलिए हैं क्योंकि वो सुंदरता के प्रत्यय में भाग लेती हैं।
बात समझ में आ रही है? बहुत आसान बात है। सुकरात के हिसाब से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब मानसिक हैं, जबकि प्लेटो ने ये कह दिया नहीं, जितनी की जितनी अवधारणाएं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अपने वास्तविक स्वरूप में किसी एक दूसरी दुनिया में विद्यमान हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? और वो स्वतंत्र है, वो वास्तविक रूप में है। तो स्वरूप का अंतर हमको हमारी समझ में आ गया कि प्लेटो कह रहे हैं केवल मानसिक स्तर पर, और ये कह रहे हैं मानसिक स्तर पर नहीं है, वो तो वास्तविक रूप में है, वो तो स्वतंत्र है और वो किसी दूसरी दुनिया में। ठीक, अब दूसरा जो समानता और अंतर हम देखेंगे वो स्कोप के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर हम देखेंगे? स्कोप के आधार पर देखेंगे। स्कोप का मतलब होता है उद्देश्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो उद्देश्य और क्षेत्र। दूसरा है उद्देश्य एंड क्षेत्र। तो उद्देश्य और क्षेत्र के हिसाब से देख लेते हैं। भाई सुकरात का उद्देश्य क्या था? सुकरात का उद्देश्य था वस्तुनिष्ठ नैतिकता। सुकरात का क्या उद्देश्य था? वस्तुनिष्ठ नैतिकता स्थापित करना। सुकरात चाहते थे, क्योंकि सोफिस्टों ने नैतिकता के क्षेत्र में आत्मनिष्ठता ला दी थी। मैंने द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स कह रहे थे, वो कह रहे थे शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो इनको जो है वो सुकरात का काम था कि भाई नैतिकता को वस्तुनिष्ठ बनाना है, सार्वभौमिक बनाना है, ताकि समाज में नैतिकता कायम रहे। वे सिद्ध करना चाहते थे कि जैसे न्याय का गुण हो गया, साहस का हो गया, संयम का जो सद्गुण है ना, ये केवल व्यक्तिगत मत नहीं है, बल्कि ये सार्वभौमिक अर्थ है। इनका सार्वभौमिक अर्थ है। वो बेसिकली इन चीजों को नैतिक जीवन में अपनाना चाहते थे, सद्गुणों की परिभाषा पे अपनाना चाहते थे। इसीलिए सुकरात ने इनको क्या दिया? एक ऐसा स्वरूप दिया, वस्तुनिष्ठ नैतिकता का रूप दिया। लेकिन प्लेटो यही नहीं रुके, प्लेटो इससे काफी आगे बढ़ गए। प्लेटो ने तो भैया उनका प्रत्ययवाद केवल नैतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, यहां तक तो वस्तुनिष्ठ नैतिकता नहीं, इनका जो प्रत्ययवाद है वो तो तीनों क्षेत्रों में चला गया। वो इनका जो है वो ज्ञान मीमांसा में चला गया, तत्व मीमांसा में भी चला गया और नीति मीमांसा में भी चला गया। तीनों ही जगह चला गया इनका। तो इन्होंने एक जगह पर छोड़ा नहीं, इन्होंने राजनीतिक दर्शन तक, अपने जो राजनीतिक जो दर्शन है वहां भी जो है वो किसको, प्रत्यय को जो है वो स्थापित कर दिया। प्लेटो के लिए न्याय या साहस ही नहीं, बल्कि गणितीय सत्य हो गए, सौंदर्य हो गया, समानता हो गया, अस्तित्व हो गया, ये सब चीज क्या है? प्रत्ययों पर आधारित करनी। इसलिए प्लेटो के दर्शन को हम क्या कहते हैं? ज्यादा व्यापक कहते हैं, इसलिए ज्यादा प्रणालीबद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज में एक प्रणाली स्थापित कर दी इन्होंने, व्यापकता ला दी। इन्होंने केवल नैतिकता में लाई, इन्होंने सारे क्षेत्रों में ला दी। अब नेक्स्ट जो चीज है, तीसरा जो समानता या उद्देश्य देखेंगे वो शुभ की अवधारणा को लेकर के। अब ये दोनों शुभ की अवधारणा को लेकर के क्या क्या बातें कर रहे हैं। तीसरा है शुभ की अवधारणा। शुभ की अवधारणा। शुभ की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ गुड वर्सेस आइडिया ऑफ गुड। भाई इन्होंने क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, और इन्होंने क्या दिया? आइडिया ऑफ गुड। तो दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं? सुकरात ने तो गुण को जो है वो सर्वोच्च माना नैतिक जीवन के लिए। नैतिक जीवन का सर्वोच्च मापदंड क्या है? शुभ का प्रत्यय, कि शुभ का ज्ञान ही सद्गुण का आधार मान लिया उन्होंने, है ना। जबकि जो प्लेटो है, प्लेटो ने शुभ के प्रत्यय को जो मान लिया ना, अपने प्रत्यय जगत का सर्वोच्च सिद्धांत मान लिया। किसका? प्रत्यय जगत का। और इन्होंने किसका माना है? नैतिकता का माना है। बात समझ में आ रही है? तो शुभ का प्रत्यय क्या करता है? शुभ का प्रत्यय अन्य सभी जितने भी प्रत्यय हैं उनको अस्तित्व प्रदान करता है, उनको ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए जब रिपब्लिक में इसको वो आइडिया ऑफ गुड को क्या सूरज के समान बताते हैं। जैसे सूरज प्रकाश देता है, वैसे ही जो शुभ का जो प्रत्यय है वो सभी को ज्ञान, वो आधार देता है, अस्तित्व देता है। प्लेटो के यहाँ जो आइडिया ऑफ गुड है वो केवल और केवल जो है वो नैतिकता के क्षेत्र में नहीं है, केवल एक नैतिक मानदंड नहीं है, वो तो समस्त वास्तविकता का और ज्ञान का अंतिम आधार है। ठीक, तो बेसिकली हम यहां पे एक बात ये समझ सकते हैं कि जहां सुकरात ने संप्रत्ययवाद के माध्यम से नैतिक सार्वभौमिकता की नींव रखी, लेकिन प्लेटो ने उसको आइडिया को लिया, उस आधार पर प्रत्ययवाद का विकास किया
और उसको एक पूर्ण प्रणाली में विकसित किया, उसकी एक ज्ञान मीमांसा प्रणाली बनाई, तत्व मीमांसक प्रणाली बनाई, नैतिक प्रणाली बनाई। सुकरात का संप्रत्यय मानसिक और नैतिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जबकि प्लेटो ने जो प्रत्यय है वो वास्तविक बना दिया, स्वतंत्र बना दिया, समस्त ज्ञान का आधार बना दिया, अस्तित्व का आधार बना दिया। तो ये क्या दिखाई देता है? अंतर दिखाई देता है किसमें? सुकरात में और प्लेटो में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अब हम इन प्रत्ययों की विशेषताएं देख लेते हैं कि भाई सुकरात ने जो प्रत्यय जो दिए हमको, आइडिया जो दिए, इन आइडियाज की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या विशेषताएं नहीं है। ठीक, तो प्रत्ययों की विशेषताएं, प्रत्ययों की विशेषताएं, प्रत्ययों की विशेषताएं। क्या है प्रत्ययों की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियाज? प्लेटो ने जो प्रत्यय दिए उनकी क्या विशेष है? भाई वो कोई सामान्य विचार तो है नहीं, उनके साथ पूरे दर्शन की आधारशिला है। जब आधारशिला है तो उनकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी ना, तो उन विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहले उनको तत्व मीमांसक दृष्टि से ही उन्होंने बताया है, तो सबसे पहले हम उनको तत्व मीमांसक दृष्टि से ही समझते हैं। तत्व मीमांसक दृष्टि से हम उनको जो है वो समझते हैं। तो तत्व मीमांसक दृष्टि से देखेंगे तो हम प्रत्ययों की कौन कौन सी विशेषताएं समझ में आएंगी। तो यदि हम देखें कि सत्ता, वास्तविक सत्ता किसकी है, तो वास्तविक सत्ता किसकी है? प्रत्ययों की है। तो इसका मतलब कैसे हो गया? प्रत्यय वास्तविक है, प्रत्ययों की सत्ता वास्तविक है। प्रत्ययों की सत्ता कैसी है? वास्तविक है। प्रत्ययों की सत्ता कैसी है? वास्तविक है। प्लेटो के हिसाब से सच्ची सत्ता किनकी है? प्रत्ययों की है। प्रत्यय कैसे नित्य है, प्रत्यय कैसे शाश्वत है, प्रत्यय कैसे पूर्ण है, प्रत्यय कैसे अपरिवर्तनशील है, प्रत्यय कैसे अविनाशी है। क्या प्रत्यय और क्या कहते हैं वो? देश और काल से परे है, देश काल से परे, कि भाई ना तो टाइम का इन पे प्रभाव पड़ता है प्रत्ययों पर, ना ही समय का स्पर्श पड़ता है। जैसे सुंदरता का प्रत्यय है, चाहे जितनी भी चाहे सुंदर चीजें सारी नष्ट हो जाए, लेकिन सुंदरता का प्रत्यय कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही न्याय भले ही दुनिया में खत्म हो जाए, लेकिन जो न्याय का सिद्धांत है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जो न्याय की जो अवधारणा है, न्याय का जो प्रत्यय है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी एक काम पर निर्भर नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसीलिए प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? सब्सटेंस कहा जाता है, द्रव्य कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्ययों का जो अस्तित्व है वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। प्रत्यय कैसे है? प्रत्यय स्वतंत्र है, स्वतंत्र सत्ता है प्रत्ययों की, इसलिए ये किसी और पर निर्भर हो ही नहीं सकते। ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो अवधारणा है, जैसे सत्य की अवधारणा है, न्याय की अवधारणा है, ये हमेशा रहेंगी ही रहेंगी, चाहे दुनिया समाप्त हो जाए। और क्या एक ही दुनिया? दुनिया तो हजारों है। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई भी दुनिया होगी, न्याय तो वहां रहेगा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं फॉर्मल एस्पेक्ट इनका क्या है, यानी आकार या स्वरूप की दृष्टि से इनका विश्लेषण करते हैं। तत्वमीमांसक दृष्टि से देख लिया, अब आकार या स्वरूप की दृष्टि से, आकार या स्वरूप की दृष्टि से आकार या स्वरूप की दृष्टि से देख लेते हैं। तो ये जैसे प्रत्यय है, प्रत्यय कैसे है? सार्वभौमिक है। वही बार बार हम एक ही जैसी बात कर रहे हैं, अब तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा। और सार्वभौमिक का मतलब क्या है? इनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो इनके जो जितनी भी नकल है उन सब में पाए जाते हैं। जैसे टीचर की अवधारणा, शिक्षक की अवधारणा, असली शिक्षक की अवधारणा तो वहां है, वहां प्रत्यय है, लेकिन जितने भी संसार में टीचर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई एक गुण पाया जाएगा, छोटा मोटा कैसे भी हो। जैसे सभी मनुष्य हैं, अब असली मनुष्य तो वहां बैठा है, हम सब नकल है, तो हम सब के अंदर जो मानवता का जो गुण है वो थोड़ी बहुत मात्रा में कहीं ना कहीं विद्वान होगा ही होगा। जैसे सुंदर चीजों में होता है, ऐसे ही तो प्लेटो के हिसाब से प्रत्ययों का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है, मैंने आपको बता ही दिया। और ये सारी जो भी वस्तुएं ये सब नष्ट हो सकती हैं, लेकिन सारे मानव नष्ट हो सकते हैं, लेकिन मानवता नष्ट नहीं हो सकती। सुंदर वस्तुएं सारी नष्ट हो सकती हैं, लेकिन सुंदरता नष्ट नहीं हो सकती। ठीक, यही बात कौन कह रहे हैं?
प्लेटो साहब इस बात को बार बार कह रहे हैं आकार या स्वरूप की दृष्टि से। तीसरी इसकी विशेषता यदि हम देखेंगे तो वो हम देख सकते हैं प्रयोजनात्मक दृष्टि से, यानी कि उपयोग की दृष्टि से, टेलियोलॉजिकल दृष्टि से, प्रयोजनात्मक दृष्टि से, प्रयोजनात्मक दृष्टि से। तो टेलियोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो प्रत्यय क्या है? आदर्श सांचे हैं। प्रत्यय क्या है? आदर्श सांचे हैं। आदर्श सांचे का मतलब यह है कि भौतिक जगत की जितनी भी वस्तुएं वो सब इन सांचों का ही अनुकरण कर रही हैं, वो इनके जैसा हो जाना चाहती हैं। जो वस्तु अपना जो सांचा है उसके जितने ज्यादा निकट होगी वह उतनी ज्यादा पूर्ण मानी जाती है। जैसे टीचरों के कई सारे गुण हैं, तो हम कई सारे टीचरों को मानते हैं। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर को हम क्या कह सकते हैं कि जो आदर्श प्रत्यय जो शिक्षक का है ना, शिक्षक की जो अवधारणा है उस प्रत्यय के सबसे ज्यादा वो काफी ज्यादा नजदीक है, और चूंकि वो काफी ज्यादा नजदीक है इसलिए वो बहुत ज्यादा पूर्ण दिखाई देते हैं। यदि हम कहें कि यार इससे शानदार कुर्सी तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब केवल यह है कि वह कुर्सी अपने आदर्श रूप के सबसे ज्यादा निकट है। यदि हम कहें कि ये राजा है, बहुत न्यायपूर्ण राजा है, तो कहने का मतलब यह है कि यह न्याय की अवधारणा के बहुत ज्यादा करीब है। वस्तुएं जो हैं, इस दृश्यमान जगत की जो भी वस्तुएं हैं, ये कभी भी पूर्णतः आदर्श नहीं हो सकती, 100% अपना प्रत्यय नहीं बन सकती। बस ये प्रत्यय के करीब पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये कभी प्रत्यय नहीं हो सकती, ओरिजिनल प्रत्यय नहीं बन सकती है। तो उपयोग की दृष्टि से हो गया, ज्ञान प्रयोजनात्मक दृष्टि से। चौथी दृष्टि से हम देखते हैं ज्ञान मीमांसक दृष्टि से। यहाँ पे दिख जाएगा क्या? दिख तो जाएगा। ज्ञान मीमांसक दृष्टि से, ज्ञान मीमांसक दृष्टि से। तो ज्ञान मीमांसक दृष्टि से देख लेते हैं। तो ज्ञान का वास्तविक विषय क्या है? प्रत्यय। ज्ञान का वास्तविक विषय क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? ज्ञान का वास्तविक विषय। और ज्ञान का वास्तविक विषय क्या है? प्रत्यय है। भाई इंद्रिय जगत की जितनी भी वस्तुएं कैसी हैं? परिवर्तनशील हैं। तो इंद्रिय जगत से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान नहीं है, उसको वो कहते हैं मत। उसको वो क्या कहते हैं? मत। डोक्सा बेसिकली कहते हैं। वो क्या शब्द यूज करते हैं? डोक्सा। केवल मत है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। दृश्यमान जगत से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो केवल मत है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। इसको हम आगे विस्तार से भी देखेंगे। सच्चा ज्ञान तो केवल हमें उन्हीं चीजों का हो सकता है जो कि सत्य है, जो कि नित्य है, जो कि शाश्वत है, जो कि सार्वभौमिक है, जो कि देश और काल से परे है। और वो चीज कौन है? वो प्रत्यय है। और प्रत्यय का ज्ञान कैसे हो सकता है? बुद्धि से प्राप्त होता है। इंद्रियों से तो हमें केवल और केवल मत प्राप्त होता है, डोक्सा प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज की हमने बात कही थी उसी प्रकार से। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम बात करें, अंत में हम किस दृष्टि से बात करें? आध्यात्मिक दृष्टि से। पांचवा, आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें तो प्रत्यय कैसे है? एक हायरार्की में है, यानी कि एक सोपान क्रम में है। सारे प्रत्यय कैसे हैं? सोपान क्रम में है। सोपान क्रम में होने का मतलब क्या है कि भाई सबसे ऊपर क्या है? द आइडिया ऑफ गॉड है, और उसके नीचे सब अलग अलग है। यानी कि जो सर्वोच्च प्रत्यय है वो सभी प्रत्ययों को एक अर्थ प्रदान करता है, उनको सत्यता प्रदान करता है, उनको एक अस्तित्व जो है वो प्रदान करता है। ठीक, बस समझ में आ रही है? तो ये है। यदि हम इसकी कुछ और अन्य विशेषताओं की बात करें तो प्रत्यय कैसे हैं? देश और काल से परे हैं, है ना। वो बहुत ही सरल है, उनमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिवर्तनशील है तो विभाजन कैसे होगा? वो बुद्धि गम्य जगत के निवासी है, मतलब कि उस जगत के निवासी हैं जिसको बुद्धि से जाना जाता है। इनको जो है वो आत्मा के स्मरण से इनको जाना जा सकता है, आत्मा को याद आ जाती है। जैसे हमारी आत्मा जब उस जगत में होती है ना, हमारी इस आत्मा को सारे प्रत्यय पहले से पता होते हैं। जब इस दुनिया में आती है और यदि किसी आत्मा को यदि याद रह गया कि यार पहिए का आविष्कार करना है, पहिए का आइडिया आ गया दिमाग में, तो पहिए का आविष्कार कर दिया, तो आत्मा के स्मरण के माध्यम से हम इनको जान सकते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं कि आत्मा जो है जब उस जगत में होती है ना, तब सारे प्रत्ययों को जानती है। जब यहाँ पे आती है तो जब वो कुछ चीजें बनाती है तो उनकी याद आ जाती है। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने मेटा बनाई, फेसबुक बनाई, तो कैसे बना दी? उसकी आत्मा को वहां पे पता था, यहाँ पे आकर के उसकी आत्मा को स्मरण आ गया, हमारी आत्मा को स्मरण नहीं आया। बस इतना सा अंतर है, ये प्लेटो कह रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब हम क्या पढ़ेंगे?
प्रत्ययों की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। और फिर हम प्रत्ययों की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे, और जब हम प्रत्ययों की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे तो प्रत्ययों की ज्ञान मीमांसा के बाद प्रत्ययों में आपस में संबंध क्या होता है वो भी हम देखेंगे। और प्रत्यय जगत में और ये वो असली जो दुनिया है, जो हमारी ये दृश्यमान जगत है, इन दोनों में क्या संबंध है, रिलेशन है, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से और आगे अभी काफी सारी चीजें हैं प्लेटो में पढ़ने के लिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।